तो ये थी हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ, खबरें सिलसिलेवार तरीके से कैसे आगे बढ़ रही थी, जरा ये देख लेते हैं न्यूज अपडेट में। तो आज सुबह से ही तमाम टीवी चैनल्स पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की खबरें छाई रहीं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर योगी सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीजेपी की जीत इसलिए हुई क्योंकि उनकी सरकार की नीतियों का फायदा जनता को मिला। सीएम ने कहा कि सरकार अब $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने की तरफ बढ़ रही है, जिसके लिए 10 विभागों ने ठोस कदम उठाए। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर थे। पीएम ने आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान पीएम ने जनसभा को भी संबोधित किया। इसके अलावा पीएम ने आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी पसाला कृष्णमूर्ति के परिजनों से भी मुलाकात की। पीएम ने पसाला कृष्णमूर्ति की बेटी पसाला कृष्ण भारती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कृष्ण भारती 90 साल की है। इन खबरों के बीच नुपुर शर्मा से जुड़ी खबरें भी सुर्खियों में रही, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव विवादों में आ गए हैं। नुपुर शर्मा को लेकर उन्होंने एक विवादित ट्वीट किया, जिसकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग ने यूपी सरकार से की है। एनसीडब्ल्यू की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को लेटर लिखा है और अखिलेश यादव के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। उन्होंने एक ट्वीट में अखिलेश यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि खुद को एक पार्टी का नेता कहने वाले इन जनाब को देखिए जो लोगों को नुपुर शर्मा पर हमले के लिए उकसा रहे हैं। वहीं पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या करने वाले अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। अंकित मूसेवाला की हत्या में शामिल शूटरों में से एक थे। वो राजस्थान में हत्या का प्रयास के 2 और मामलों में भी शामिल रहा था। अंकित सिरसा ने सिद्धू को बहुत नजदीक से गोली मारी थी। 29 मई को पंजाब के मनसा जिले में हमलावरों ने मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या राज्य सरकार की ओर से सुरक्षा कम करने के 1 दिन बाद हुई थी। इधर दिल्ली विधानसभा ने विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और नेता प्रतिपक्ष की सैलरी, पेंशन और भत्तों में संशोधन से संबंधित 5 विधेयकों को पास कर दिया है। अब जो विधायक हैं उनको भत्तों सहित कुल सैलरी 60,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दी जाएगी। इस विधेयक पर बहस के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनकी सैलरी होनी चाहिए जितने की ज़रूरत हो। उन्होंने कहा कि विधायकों की सैलरी 12,000 रुपये है, ये मजाक सा लगता है। सैलरी बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधूड़ी ने भी किया। इधर हिमाचल के कुल्लू में आज एक बड़ा हादसा हो गया। यात्रियों से भरी बस सैंज घाटी में गिर गई। इस हादसे में 20 लोगों की मौत हुई है। इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ घायलों को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि बस में 45 लोग सवार थे। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कुल्लू में सैंज घाटी में सुबह 8 बजे यह हादसा हुआ। डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस कुल्लू से सैंज जा रही थी। इस बस में स्कूली बच्चे यात्रा कर रहे थे। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जाहिर किया है। दिल्ली में मानसून के पहुंचने के बाद से ही मौसम का मिजाज बदल गया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में 8 जुलाई तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने दिल्ली, फरीदाबाद के अलावा सोनीपत में भी गरज के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान जाहिर किया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में 5 जुलाई को मध्यम बारिश, जबकि 6 जुलाई को भारी बारिश के आसार हैं। इस पूरे हफ्ते दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। आईएमडी के अनुसार जुलाई की शुरुआत में ये 15 दिनों में एक के बाद एक सिस्टम सक्रिय होते रहेंगे। हालांकि बूंदाबांदी के थमने के बाद लोगों को उमस परेशान कर सकती है। असम में बाढ़ का कहर अब भी जारी है। हर तरफ पानी भरा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच अलग तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ लोगों की मदद के लिए विधायक खुद अपनी पीठ पर राहत का सामान ढोते हुए नजर आए। आज दिन भर ये तस्वीरें छाई रही। तस्वीरों में दिख रहे ये शख्स नगांव सदर से बीजेपी विधायक रूपक शर्मा हैं। विधायक नगांव में अपने विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों से मिलने और हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे। इस दौरान विधायक ने खुद एक आलू की बोरी अपनी पीठ पर उठाई और राहत शिविरों तक पहुंच गए।
और इससे पहले कि हम आज की कवर स्टोरी शुरू करें, बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से, जो कि आम कंज्यूमर से जुड़ी हुई है। जी बिजनेस की मुहिम का एक बार फिर से असर हुआ है। जी बिजनेस ने 14 जून को सबसे पहले बताया था कि यह खबर किस तरह से लोगों के सामने हमने जो रखी थी, अब एक मुहिम के तौर पर जो हमने खबर चलाई उसी का असर देखने को मिल रहा है। सरकार ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि सर्विस चार्ज पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने एक गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें ग्राहकों से सर्विस चार्ज वसूलना अवैध बताया गया है और ग्राहकों से जबरदस्ती चार्ज वसूलने पर कार्रवाई का प्रावधान भी बताया है। पूरी खबर समझते हैं। जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, बहुत बड़ी खबर है। जी बिजनेस लगातार इस खबर पर बना हुआ था, लेकिन सबसे पहले यह बताएं कि इन गाइडलाइंस में क्या कहा गया है सर्विस चार्ज को लेकर। जी बिल्कुल सही कहा दीपक आपने। जी बिजनेस लगातार ग्राहकों के हितों की बात, कंज्यूमर्स के हित की बात लगातार उठाता रहा है और इस पर्टिकुलर खबर पर अगर हम कहें तो पिछले 4 महीने से हम लगातार इसकी अपडेट देते आ रहे थे। जब पिछले महीने कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय में इस बात की बैठक हुई थी, जिसमें कि होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधि मौजूद थे, उस बैठक के बाद भी हमने यही कहा था कि सरकार ने साफ शब्दों में हिदायत दी है कि आप ये अनफेयर प्रैक्टिस को तत्काल प्रभाव से रोकें, जिसको लेकर होटल एसोसिएशन ने कई बार कहा था कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। शाम होते होते तक सरकार का जो आदेश था वो भी वैसा ही था। अब अगर इस आदेश की बात करते हैं तो सरकार ने इस आदेश के साथ एक कानूनी बैकअप दिया है उन कंज्यूमर्स को जिनको कि कई बार फोर्सफुली उनके वसूली से वो परेशान होते थे और जानबूझकर, जानते हुए भी कि ये देना गैर कानूनी है या नहीं देना चाहिए, वो देते थे ताकि उनको किसी भी तरीके की परेशानी या फिर झगड़ा मोल न लेना पड़े, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट पर या फैमिली के सामने कोई बेइज्जती महसूस न करनी पड़े। सरकार ने ये जो बैकअप या गाइडलाइंस जारी की है उसके अनुसार 4 चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट कही हैं। सबसे पहला तो ये कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं ले सकता है, ये गैर कानूनी है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। दूसरा ये कि सर्विस चार्ज का नाम बदलकर भी कोई वसूली आप नहीं कर सकते हैं। जो आपके मेन्यू कार्ड पे है आप सिर्फ उतना ही प्राइस लेंगे, इसके अलावा कोई अन्य प्राइस या किसी अन्य नाम से सर्विस चार्ज जैसी कोई भी चीज़ आप नहीं ले सकते हैं। तीसरी सबसे अहम चीज़ ये है कि कई बार होटल और रेस्टोरेंट ये कहते थे कि हमने बाहर बोर्ड लगा दिया था कि सर्विस चार्ज लगता है और आपको ये देना पड़ेगा, तो उसमें साफ कहा गया है कि आप बाहर बोर्ड लगाकर ये नहीं बोल सकते हैं कि आप अपने आप को ऑथराइज कर रहे हैं कि हम सर्विस चार्ज लेंगे, या ग्राहक की एंट्री को सिर्फ इसलिए नहीं रोका जा सकता है कि आप सर्विस चार्ज लेने का बोर्ड बाहर लगा चुके हैं। और चौथी सबसे बड़ी जो सुविधा इस गाइडलाइन में ग्राहकों के लिए है वो ये है कि उनको किसी भी तरीके की शिकायत करने के लिए कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला तो ऑप्शन ये है कि आप जो होटल और रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है आप उसको अपनी शिकायत करें कि भाई हमसे सर्विस चार्ज लिया जा रहा है जो कि मैं नहीं देना चाहता हूं। अगर आपकी बात वहां तक नहीं सुनी जाती है और आपसे जबरन वसूली की जाती है या फिर कहा जाता है आपको, तो आप अपने वहां बैठे बैठे भी अपने फ़ोन से टोल फ्री नंबर जो 1915 है इस पर, या फिर जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के जो टोल फ्री नंबर्स हैं उन पर, या फिर नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की जो ऐप है उस पर, या फिर उनके जो ईमेल आईडीज़ हैं उस पर इस शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने अपना एक ईमेल आईडी जो कि com-ccpa@nic.in ये जारी किया है, आप इस पर भी ईमेल कर सकते हैं। इसके साथ ही एक मिनट अमरीश, मैं देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और सबसे ज्यादा सवाल जो है लोग यही पूछते हैं। अब ये क्लियर है, पहले तो हमारे दर्शकों को बिल्कुल क्लियर बता दें। बहुत कोशिशें की गई थी, जो होटल एसोसिएशंस हैं वो आके ये भी कहते थे कि नहीं साहब देखिए ये तो बिल्कुल कानूनी सही है। जब होटल की प्रीमाइसेस में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो एक तरह से वो डीड हो जाती है, पार्टी जो है सामने वाली वो एग्री करती है। इस तरह की बहुत सारी दलीलें दी गई, सरकार के सामने भी रखी गई। कई बार हमारे शोज़ पर जब होटल एसोसिएशन के लोग आते थे वो भी कहते थे कि नहीं हमारी देखिएगा सरकार मांग मानेगी, लेकिन कुछ नहीं। साफ ये हो चुका है इन गाइडलाइंस के जरिए कि सरकार साफ तौर पर एक बात कह रही है, वो ये कि सर्विस चार्ज वसूलना अवैध है। अब अमरीश, सबसे ज़्यादा सवाल जो लोगों का होता है कि अगर हम बैठे हैं, हम गए, कई बार आदमी को ध्यान में रहता नहीं है कि हम पहले ये चेक करें या ना करें, या पूछ लें या ना पूछें कि भई आप सर्विस चार्ज वसूलते हैं या नहीं वसूलते हैं। होटल का ये उनकी दलील होती है कि आप पूछ लें हमसे, और हम तो जो आपने बताया ना कि हम तो बोर्ड में लिख रहे हैं तो उसके बाद तो हम आपसे लेंगे ही लेंगे। अब माना खाना खाने के बाद बिल आता है और उस बिल में
10%, 6%, 15%, 20%, जितना भी उसमें सर्विस चार्ज लिखा हुआ है वो आता है। अब बिल देखने के बाद अगर एक आम उपभोक्ता, एक आम ग्राहक यदि चाहता है कि वो नहीं देना चाहता है सर्विस चार्ज को, तो वो अब क्या करे? इसका सीधा जो समाधान है गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, उनका कहना है कि जो मेन्यू कार्ड है उस पर कंपनी या होटल या रेस्टोरेंट अपना दाम जो है मेंशन करता है। अगर वो दाम मान लीजिए 100 रुपये है, तो उस सब्जी का दाम अगर 100 रुपये है और आपको जो बिल मिला है उस पर भी अगर 100 रुपये ही लिखा है, तो 100 रुपये प्लस जीएसटी दीजिए और आपका काम खत्म है। अगर 100 रुपये प्लस जीएसटी इसके अलावा कुछ और कीमत उसमें ऐड है तो आप वो कीमत मत दीजिए। इस बात का आपके पास कानूनी अधिकार है। अगर आप नहीं चाहते हैं वो देना तो आप मत दीजिए, साफ। दूसरा ये कि आप सीधा उस होटल के मैनेजर को संपर्क कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि ये जो चार्ज है वो क्या है। अगर ये सर्विस चार्ज है या सर्विस चार्ज जैसी कोई चीज़ है तो आप उसको पेमेंट करने से मना कर सकते हैं। तीसरी जो गाइडलाइंस में स्पष्ट चीज़ कही गई है वो ये है कि होटल भी अगर वो सर्विस चार्ज लगा के बिल दे रहा है तो कंप्लीट बिल, मतलब 100 रुपये की सब्जी प्लस उस पर सर्विस चार्ज, उसके बाद अगर वो जीएसटी कैलकुलेट कर रहा है तो ये उसके लिए भी कानूनन अपराध है, क्योंकि जीएसटी वो सिर्फ 100 रुपये प्लस जीएसटी ले सकता है। वो सर्विस चार्ज को इंक्लूड करके जीएसटी नहीं ले सकता, क्योंकि सर्विस चार्ज पर कोई जीएसटी कहीं भी नहीं मेंशन है और ये सर्विस चार्ज पर जीएसटी नहीं ले सकते हैं। चौथा ये है कि अगर आप इन सब से नहीं उलझ पा रहे हैं या फिर नहीं समाधान आपका हो पा रहा है तो सीधा मैनेजर को कंप्लेंट कीजिए। आप नहीं देना चाहते हैं, अगर वो आपकी बात नहीं मानता है तो आपके पास कई तमाम ऑप्शन उन्होंने दिए। जो ऑप्शंस आपने बताए हैं कि कैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज को कैसे आपको संपर्क करना है, उसकी भी जानकारी पूरी अम्बरीश ने आपको दे दी है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी जीत है आम उपभोक्ताओं की और ये एक तरह से बहुत बड़ी सीख है उन होटेलियर्स की, उन जो रेस्टोरेंट मालिक्स की, जो बार बार ये कहते थे कि सर्विस चार्ज अवैध नहीं है, ये कानूनन बिल्कुल वैध है और उनके पास वो जो दलीलें होती थी वो बार बार इस पक्ष में रखते भी थे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी इस खबर पर विस्तार से और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका शुक्रिया और नजर बनाए रखें। इसमें होटल्स एसोसिएशन क्या कहते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। उनके रिएक्शंस आने शुरू भी हो गए और आ भी जाएंगे। अब देखते हैं कि वो अपनी दलील में क्या कुछ कहते हैं। बहरहाल आइए अब शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। देश की अर्थव्यवस्था में कैश लगातार बढ़ता जा रहा है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। कैश यानी कि CIC यानी कि कैश इन सर्कुलेशन। आज हम आपको अर्थव्यवस्था में ज्यादा कैश होने का मतलब बताएंगे, उसके फायदे और नुकसान की भी चर्चा करेंगे। डिजिटल पेमेंट्स के उलट अगर आप देखें तो कैश की एक दो भूमिकाएं होती हैं। पहला, स्टोर ऑफ वैल्यू इसे कहा जाता है कि आपने उसको जमा करके रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू के साथ साथ ये पेमेंट्स के काम तो आता ही, हम सब जानते ही हैं। अब जब संकट आया यानी कि कोरोना काल आया तो उस समय भी आपने देखा होगा दुनिया भर में कैश इन सर्कुलेशन बढ़ गया, भारत में भी बढ़ा, जबकि होना ही चाहिए था कि लोग घरों में बैठे हुए हैं तो कैश कम होना चाहिए था, खर्च जब लोग कर ही नहीं रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने चाहिए थे, लेकिन नहीं। उस वक्त हुआ ये कि लोग एक तो अपने पास कैश रखना चाहते थे ताकि किसी अनहोनी में वो काम आ सके और एक सिक्योरिटी मिल सके, तो इसलिए उस दौरान कैश का जो चलन है वो बढ़ा। लॉकडाउन था उस समय, सीमित आवाजाही थी, इसलिए जो कैश वेलोसिटी है उसमें जो कमी आई और जिससे कैश इन्वेंट्री में तेजी आ गई। अब अगर आप साल 2016 की तुलना करेंगे आज के मुकाबले में तो आपको जीडीपी में कैश उस समय कितना था जरा बता देते हैं। वित्त वर्ष 2016 में करेंसी इन सर्कुलेशन जीडीपी के 12% के आसपास थी, जो नोटबंदी के बाद 2017 में जीडीपी के 8% के बराबर आ गई। अचानक से कम हो गया ये। लोगों को लगा कि अब ये कम हो जाएगा, कैश इन सर्कुलेशन कम होगा, तो सरकार की जो मंशाएं थी कि काले धन पर लगाम लगाना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, पारदर्शिता को बढ़ाना है, लेकिन इसके बाद इसमें लगातार तेजी आती रही। आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2021 के अंत तक करेंसी इन सर्कुलेशन 28.6 लाख करोड़ पहुंच गई, जो कि जीडीपी का एक अच्छा खासा चंक था। 2020 वर्ष के अंत में जो जीडीपी के 14% के आसपास थी, और जून 2022 24 जून जो लेटेस्ट आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक अब
ये जो आंकड़ा है कैश इन सर्कुलेशन का वो हो गया है 32.2 लाख करोड़, यानी कि 2021 की तुलना में ये आंकड़ा 83,729 लाख करोड़ ज्यादा है। दुनिया के देशों से अगर तुलना करेंगे तो आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन जो है वो जापान में है, जो वहां की जीडीपी का 23% है। हांगकांग दूसरे नंबर पर है, ये रेशियो हांगकांग में जीडीपी का 21.3% है। और भारत जो कि 14 से 15 जीडीपी के 14 से 15% के आसपास है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की सुविधा और उस पर सरकार के जोर के बावजूद आखिर क्यों लोगों को कैश पसंद है, तो इसके कारण अलग अलग हैं अलग अलग देशों में। जैसे कि जापान का हमने जिक्र किया, जहां दुनिया में लोग सबसे ज्यादा कैश रखना पसंद करते हैं, यहां लोगों के कैश रखने का सबसे बड़ा कारण है क्राइम रेट, यानी कि चोरी चकारी का डर नहीं होना, लिहाजा पैसे रखने में लोगों को कोई दिक्कत होती नहीं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है बैंक डिपॉजिट्स पर मिलने वाला बेहद कम ब्याज, बिल्कुल नगण्य ब्याज है। अगर आप वहां विदेशों में अगर पैसा रखते हैं, जापान जैसे देशों में, तो ये बिल्कुल नगण्य, कोई ब्याज नहीं मिलेगा आपको, ना के बराबर मिलेगा। तो फिर लोग बैंकों में पैसा रखेंगे क्यों? इसलिए भी वो लोग कैश रखना ज्यादा पसंद करते हैं। और उससे भी बड़ा कारण ये है कि अगर आपने डिपॉजिट किया हुआ भी है तो सेफ्टी रीजन से, अगर आपने डिपॉजिट किया हुआ है तो एटीएम्स की इतनी तादाद है पूरे जापान में कि आदमी कभी भी उठकर कहीं से भी पैसा आसानी से निकाल सकता है एटीएम्स के जरिए। हांगकांग में भी कमोबेश यही हाल है, लेकिन भारत में लोगों के कैश रखने के कारण बिल्कुल अलग है। इन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि क्या नोटबंदी के कारण लोगों ने कैश रखना कम कर दिया। तो जैसा हमने आपको बताया कि भारत में कैश इन सर्कुलेशन 2017-18 में जीडीपी का 10.7% के आसपास था, जो एक वक्त में 8% भी चला गया था। लेकिन यही 2020-21 में जीडीपी का 14.5% हो गया, यानी कि ये बढ़ता जा रहा है। आरबीआई के मुताबिक 2017 से 2021 के बीच में अगर दुनिया के देशों से तुलना करेंगे तो पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश थे जहां करेंसी इन सर्कुलेशन में गिरावट दर्ज की गई, और वो है टर्की और चाइना। अब सवाल यह है कि क्या ज्यादा कैश इकोनॉमी के लिए अच्छा है या खराब है? अब इसके भी 2 जवाब हैं। कई लोग तो इसे इकोनॉमी में जो आइडिया था डीमोनेटाइजेशन का उससे जोड़कर देखते हैं, लेकिन अगर आप इन ओवरऑल अगर एक मोटा मोटी अगर समझना चाहें कि इकोनॉमी में ज्यादा कैश का मतलब क्या है, तो उसके 2 पहलू हैं। पहला कि ज्यादा कैश अगर होगा तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और मोदी सरकार ने जब आप डीमोनेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे उस वक्त कहा था कि इससे काले धन का चलन बढ़ सकता है, भ्रष्टाचार बढ़ सकता है, पारदर्शिता में कमी आ सकती है। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन इसके अगर आप थोड़ा सा आरबीआई को सपोर्ट करने वाले पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें तो आरबीआई को, अगर लोगों के पास ज्यादा कैश होगा तो आरबीआई को बैंकों की लिक्विडिटी कम करने के लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं वो नहीं उठाने पड़ेंगे, यानी कि ब्याज दर वगैरह बढ़ाना ये नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सीआईसी 10% के आसपास आ जाता है तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाएगा। अगर ज्यादा पैसा होगा बैंकों के पास तो वो ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे। अब बहुत ज्यादा अगर लोन देने लग जाएंगे तो लोगों के पास पैसा आ जाएगा, फिर महंगाई बढ़ने का खतरा। तो अगर आप अभी देखें, अभी के हिसाब से तो बैंकों के पास अगर ये वापस पैसा चला जाता है, बैंकों में जो कैश है लोगों के पास, अगर ये वापस बैंकों में चला गया और कैश इन सर्कुलेशन 10% के आसपास आ गया, तो बैंकों के पास इमेजिन कीजिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। और अगर बैंकों के पास आ गया तो फिर जैसा मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोन देंगे और महंगाई को काबू में करने की जो कोशिशें हैं उनको झटका लग सकता है। अब हालांकि माना यही जाता है कि ज्यादा कैश होना इकोनॉमी के लिए दीर्घकालिक उपायों के तहत ठीक नहीं है, और डिजिटल ट्रांजैक्शन से भ्रष्टाचार कम होने के साथ ही दूसरे फायदे भी मिलते हैं। इसलिए सरकार का जोर बार बार यही रहता है कि कैश इन सर्कुलेशन कम से कम हो या उसका एक हेल्दी अनुपात बना रहे, ताकि भ्रष्टाचार कम करने में भी मदद मिले और जो डिजिटल इकोनॉमी का हम सपना लेकर आगे बढ़ रहे हैं उसको भी बढ़ावा मिलता रहे। अब जरा इसको और नजरियों से समझते हैं, और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑस्टर कैपिटल के सीईओ अतुल जोशी सर। अतुल जोशी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आरबीआई की जो लेटेस्ट रिपोर्ट बता रही है, सीआईसी पर हमारी बहुत आपसे चर्चा भी हो चुकी है।
अब सीआईसी का लगातार बढ़ना और 32 लाख करोड़ के आसपास इसका आ जाना, ये क्या संकेत दे रहा है सर, और इसके मायने क्या हैं? अगर हम देखें तो 2018 और 2019 के बीच 5 ट्रिलियन रुपीस से सर्कुलेशन बढ़ गया था। 18 और 19 के बीच में 5 ट्रिलियन रुपीस से। वैसे ही लॉकडाउन के दौरान जो जैसे ही आपने बताया 2020 मार्च और 2021 मार्च, वो एक साल में 5 ट्रिलियन रुपीस से फिर से बढ़ गया स्टॉक। बाकी के जो साल है उसमें 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन वैसे बढ़ते रहा है, लेकिन ये जो साल है वो 2 साल में 10 ट्रिलियन रुपीस सर्कुलेशन में बढ़ गया। तो 18 से 19 इलेक्शन का साल था, 20 से 21 डिमोनेटाइज ये अपना कोरोना का जो ये चल रहा था, पूरा बंद था पूरा देश, तो उस दौरान के तो 2 मेजर इवेंट है जिसमें आज की तारीख में जितना भी सर्कुलेशन है उसकी 33% सिर्फ 2 साल में बढ़ी है। अगर हम देखें कंट्री का इकोनॉमी, तो सबसे ज्यादा सर्कुलेशन में रहता है एग्रीकल्चर। हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी अच्छी खासी परसेंटेज आज की तारीख में भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो वो जो एरिया है एग्रीकल्चर का, वो मेरे ख्याल से कंप्लीटली किसी भी कानून के दायरे के बाहर की चीज है। जैसे इनकम टैक्स आप देख ले तो इनकम टैक्स के बाहर है। अगर हम और आप 50,000 रुपया या उससे ज्यादा का अमाउंट किसी को देते हैं तो उसमें टीडीएस ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती है। सॉरी 50 नहीं 20,000, आज की तारीख में 20,000 हो चुका है। तो हमारे लिए 20,000 के ऊपर ट्रांजैक्शन कैश में करना नामुमकिन है या कायदे के खिलाफ है। लेकिन एग्रीकल्चर में आप देखें तो कोई रुकावट नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कुछ भी नहीं है। तो सारा जो ये पैसा सर्कुलेशन में है उसकी कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर के हिसाब से हो रहा है। और दूसरा, हम सबको भी पता है कि हमारी जो एग्रीकल्चर की रिलेटेड जो भी मार्केट्स है, चाहे वो हमारे गांव गली में या शहर की गलियों में बस्ती वेजिटेबल्स मार्केट है या कुछ भी मार्केट है, वो सारी कैश की है। जैसे ही ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो भी कैश के ऊपर है। आप चाहे रिक्शा ले लीजिए, मोटर लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रक्स ले लीजिए, काफी सारा पैसा कैश पे घूम रहा है। तो तीसरा जो कारण है वो करप्शन है। तो इतना जो इंक्रीज आया है, हाँ, वो मेरे ख्याल से ये 3 में बटा हुआ है। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। दूसरा लेकिन एक सर बड़ी सिचुएशन बड़ी विचित्र सी लगती है। हमारे पास सबके पास डेटा है और भारत सरकार ने वो डेटा जारी भी किए डिजिटल ट्रांजैक्शंस को लेकर, और इनफैक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन का भी अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो भी बढ़ा है। अच्छा, एक तरफ आपका कैश इन सर्कुलेशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, और डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में तो हमने दुनिया के कई बड़े बड़े देशों को भी पछाड़ा है। तो ये कैसे है सर? ट्रांजैक्शंस भी बढ़ रहे हैं, कैश भी बढ़ रहा है, ऐसे कैसे? जो ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं वो हमारा जो सैलरीड क्लास है, वो हर एक छोटी चीज के लिए आज की तारीख में ऑनलाइन जा रहा है। स्टूडेंट्स हैं या आईटी के प्रोफेशनल्स हैं या फॉर दैट मैटर कोई भी आदमी जो भी अमेज़न से खरीद रहा है, इधर से खरीद रहा है, उधर से तो पूरा जो कंज्यूमरिज्म है वो पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर साइड जो है वो डिजिटल की तरफ जा रहा है। लेकिन जो इनकम साइड है वहां पर तकलीफ है। मेरे ख्याल से अगर आप देखें कि इनकम जो लोअर स्ट्राटा को मिल रही है वो सिर्फ कैश पे मिल रही है। आप चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स देख लीजिए या आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्कर्स देख लीजिए, फार्मर्स देख लीजिए, रोड साइड वेंडर्स देख लीजिए, रिक्शा, चाहे कुछ भी आप लीजिए, लोअर लेवल का जो भी इनकम है वो सारा का सारा कैश में है, और जो भी एक्सपेंडिचर है वो डिजिटल में हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल में डिपॉजिट भी हो रहा है वो भी कैश में डिपॉजिट हो रहा है, वो बैंक ट्रांसफर नहीं है। तो ये भी एक हमको ये मिसिंग डेटा है जो अभी तक पब्लिश नहीं किया गया। मान लीजिए आप किसी वॉलेट से पे कर रहे हैं तो वॉलेट में डिपॉजिट कहाँ से आई, कैश डिपॉजिट आई या बैंक से क्रेडिट हुआ? तो ऐसे कैप्चर करते जाएंगे ब्लॉक बाय ब्लॉक, तो हमको थोड़ा एक सेंस बनेगा कि बट सर आपने भी इस बात को हाईलाइट किया। हम भी जानते हैं कि रूरल इकोनॉमी इस वक्त जो कंट्रीब्यूशन है उसका अगर आप अनुपात देखें तो बहुत बड़ा है। आज भी भारत गांवों में बसता है, ये कहना अतिशयोक्ति आज भी नहीं है। उसके बावजूद अगर सिर्फ सैलरी क्लास में ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो फिर हम जो अभी लेटेस्ट जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने जो डेटा दिया था
कि हम बहुत जल्दी 2026 तक हम $10 ट्रिलियन डिजिटल पेमेंट्स तक चले जाएंगे और 65% ट्रांजैक्शन जो हैं वो डिजिटली हो रहे होंगे 2026 तक। तो ये सिर्फ सैलरीड क्लास की वजह से है सर? नो, सैलरीड क्लास, मैंने बोला कंज्यूमरिज्म। ओके, स्टार्टिंग विद सैलरीड क्लास है, लेकिन जो कंज्यूमरिज्म है, आज मैं अगर गांव में भी जाता हूं तो गांव में भी लोग अमेजोन से खरीद रहे हैं या किसी फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं, तो उनको वो एक्सेस है और सहूलियत है, तो वो पेमेंट कंज्यूमरिज्म का फायदा उठा के इंटरनेट से खरीद रहे हैं। मैंने जो कहा कि जो गैप है वो इनकम साइड, उनको आती कहां से इनकम है। एक बहुत बड़ी सेगमेंट है हमारी गांव में या टियर 2 टियर 3 सिटीज में, वो है ट्यूशंस की। जो घर पे बैठा हुआ आदमी है वो ट्यूशन ले रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन सब कुछ आय पूरी की पूरी कैश में है, खर्चा आज की तारीख में भी डिजिटल में कर रहा है। सो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा जो बोले कि $10 ट्रिलियन हो जाएगी अपनी कंज्यूमरिज्म, वो कोई सरप्राइज नहीं है। अपने को जो कैच करना है वो है कि वो आ कहां से रहा है। $10 ट्रिलियन क्या बैंक की क्रेडिट से खर्चा हो रहा है या कैश डिपॉजिट हो रहा है, वो एक मिसिंग पॉइंट है। यस, मुझे लगता है कि उस पर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगा सर, जिस पर मैंने भी थोड़ा सा हाईलाइट किया, आप भी बता दीजिए। बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूज होता है। आरबीआई की इस रिपोर्ट में उस बात का जिक्र है भी कि अगर कैश इन सर्कुलेशन ज्यादा होता है तो थोड़ा सा लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए आरबीआई को बड़ा सही रहता है। तो फिर आपको फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, फिर वो उसको कॉन्ट्ररी उसके कॉन्ट्ररी समझ में आता ही है। तो कुल मिला के एक आम आदमी के लिए अगर आप संक्षेप में समझा सके, ज्यादा कैश इन सर्कुलेशन होना किसी देश में इकोनॉमी के लिए अच्छा है या बुरा है? सी बेसिकली नेचर और स्टेज देखना चाहिए इकोनॉमी का। अगर आप फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पेमेंट्स कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो आप नेचुरली इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कैश इन सर्कुलेशन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में वो पॉसिबल ही नहीं है, ये डे ड्रीमिंग है। आज आप किसी मंडी में चले जाइए, फार्मर को कैश में पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि उसको एमएसपी नहीं मिलती, एमएसपी से कम पैसा दिया जाता है। आप उसको बैंक ट्रांसफर करेंगे तो एमएसपी पे करना पड़ेगा। तो पूरी की पूरी जो हमारी जो बॉटम लाइन की हमारी इकोनॉमी है वो कैश पे है और कैश पे ही रहेगी, क्योंकि वो कायदे के बाहर की चीज है। जब तक हम उस चीज को कायदे के अंदर नहीं लेके आ सकते, खास करके एग्रीकल्चर को, तो तब तक मेरे ख्याल से ये कंटिन्यू रहेगा, कैश इन सर्कुलेशन बढ़ता ही जाएगा। ऑल राइट सर, ऑल राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विश्लेषण दिया। शुक्रिया अतुल जोशी सर वक्त निकालने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और निवेशकों से जुड़ी एक आज बहुत ही अहम खबर आई है। निवेशकों के हित में सेबी ने एक अहम फैसला लिया है। सेबी ने शिकायतों की सुनवाई के लिए एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज को ऑनलाइन व्यवस्था बनाने का आदेश दे दिया है। साथ ही 20 लाख रुपए तक के क्लेम पर आर्बिट्रेशन फीस भी माफ की है। पहला सवाल यह है कि निवेशकों के लिए इस नई व्यवस्था का मतलब क्या है, और ये बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी ब्रिजेश जी। ब्रिजेश जी, बताइए इस नई व्यवस्था का क्या मतलब है? निवेशकों की भलाई के लिए सेबी ने एक्सचेंजेस और डिपॉजिटरीज से कहा है कि वो ऑनलाइन शिकायत सुनवाई की व्यवस्था जो है वो शुरू करें। ये जो व्यवस्था होगी इसके लिए 6 महीने का वक्त दिया गया है और ये व्यवस्था जो सेबी की मौजूदा स्कोर्स का सिस्टम है उससे अलग होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि निवेशक कहीं भी कभी भी अपनी सुविधा के आधार पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। साथ ही ये भी देख सकेंगे कि उन्होंने जो शिकायत दर्ज कराई है उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, मामला कहाँ तक किस लेवल तक पहुंचा है। साथ ही अगर उन्हें कोई सवाल पूछना है या किसी सवाल का उन्हें कोई जवाब देना है तो ये सारी व्यवस्था जो है वो ऑनलाइन दे सकेंगे। इसके अलावा सेबी ने एक्सचेंजेस से ये भी कहा है कि जो ऑनलाइन और ऑफलाइन यानी हाइब्रिड मोड में जो कोविड के दौरान जो व्यवस्था शुरू की गई थी कि निवेशक जहां पर अपनी बात रख सकें आर्बिट्रेशन पैनल के सामने, तो वो व्यवस्था भी अभी जारी रखी जाए। तो कुल मिलाकर इसका बड़ा फायदा यही है कि निवेशकों को जो फिजिकल दौड़ भाग करने की जरूरत थी वो सब न करना पड़े। अच्छा ब्रिजेश जी, ये आर्बिट्रेशन फीस में जो रियायत दी गई है उसका क्या मतलब है और वो कितनी अहम है? तो ये फीस में रियायत जो है वो काफ़ी बड़ी मानी जा रही है रियायत। अगर मौजूदा व्यवस्था देखें जो फीस की है वो कुछ इस तरह से है कि अगर
10 लाख रुपए तक का क्लेम है और 6 महीने विवाद की तारीख से 6 महीने पहले ही शिकायत दर्ज करा दी गई है, तो उसके लिए कम से कम 10,000 और अधिकतम 30,000 रुपए तक की फीस लागू होती थी। जबकि 10 लाख से 25 लाख रुपए तक के बीच में अगर क्लेम होता था तो 13,000 रुपए तो फिक्स्ड फीस होती थी। साथ ही 10 लाख रुपए से जितना एक्सीड करता था क्लेम का रकम, उसके ऊपर 0.30% और देना पड़ता था। इसी तरह से अगर जो विवाद को 6 महीने बीत चुके हैं और उसके बाद शिकायत दर्ज कराई जाती थी तो 39,000 रुपये फिक्स्ड फीस होती थी और उसके बाद जो क्लेम की रकम 10 लाख रुपए से जितना एक्सीड करती थी उसका 0.90% फीस देना पड़ता था। तो ये रकम कई बार जो है बहुत बड़ी लगती थी और इस वजह से लोग इस व्यवस्था का फ़ायदा नहीं ले पाते थे। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की अग्नि परीक्षा पास कर ली है। शिंदे सरकार को फ्लोर टेस्ट में 164 विधायकों का समर्थन मिला। वहीं विरोध में हुई वोटिंग का आंकड़ा 99 था। आपको बताएं कि विधानसभा वोटिंग के दौरान 8 विधायक अनुपस्थित रहे। इनमें कांग्रेस के 5 थे, सपा के 2 और 1 AIMIM के। कांग्रेस के 5 अनुपस्थित नेताओं में अशोक चव्हाण, विजय बडेट्टीवार, प्रणीति शिंदे, जिशन सिद्दीकी, धीरज विलासराव देशमुख इसमें शामिल थे। वहीं अब महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने के बाद शिंदे सरकार मंत्रिमंडल विस्तार भी करेगी। हिंदुत्वाचा विचार, बाळासाहेबांचा विचार, आम्ही हिंदू तो म्हणजे अबू आदमी इथे माझे मित्र आहेत। अन्य धर्मियों का हम लोग अनादर नहीं करेंगे, उनका सम्मान करेंगे हम। इस राज्य में सभी जाति पाति के लोग हैं, उनको लगना चाहिए ये राज्य हमारा है, ये आम जनता का राज्य है, ये पब्लिक का राज्य है। ऐसा हम लोग करेंगे। और मेरे साथ तो बड़े बुजुर्ग अनुभवी तजुर्बे वाले आदमी बैठे। आमचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे यांच्यावर प्रचंड मोठा विश्वास व्यक्त केला, म्हणून मी माननीय एकनाथरावजी शिंदे यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। और रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पार्टी में लोग आते जाते रहते हैं, हमारे लोग भी चले गए। साथ ही कहा कि राजनीति में पैसा सब कुछ नहीं होता। कोई भी पार्टी इस प्रकार से कमजोर नहीं होती। हमारी पार्टी का ऑक्सीजन सत्ता नहीं है, पावर नहीं है कि पावर है, सत्ता है इसलिए पार्टी है, ऐसा नहीं है। पार्टी है इसलिए सत्ता आती है, पावर आती है। पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, यह हर पार्टी का एक कार्यक्रम हमेशा चलता है। संकट हमारे लिए एक ऐसा मौका देता है पार्टी को खड़ा करने का, तो हम कर लेंगे, हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। जो छोड़कर चले गए उनके लिए चिंता की बात है। पैसा सब कुछ नहीं होता है राजनीति में और पब्लिक लाइफ में। देश में बीते कुछ सालों स्टार्टअप के इकोसिस्टम ने खूब चर्चाएं बटोरी। युवाओं में स्टार्टअप में नौकरी को लेकर खूब क्रेज भी दिखा। लगातार एक के बाद एक आते यूनिकॉर्न्स ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसी के साथ युवाओं में स्टार्टअप्स में काम करने को लेकर एक अच्छा खासा क्रेज भी दिखा। लेकिन अब भारतीय स्टार्टअप सेक्टर में भूचाल मच गया है और पिछले 6 महीनों में अगर आप देखें तो हजारों भारतीय इंजीनियर्स और अलग अलग कर्मचारी अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। खास तौर पर अगर आप देखें तो ये नौकरी स्टैंड अलोन नहीं जा रही हैं, बल्क में जा रही हैं, मास छटनियां हो रही हैं। टेक और स्टार्टअप सेक्टर में जो दूसरे जो सेक्टर्स में हैं उनमें लगभग 22,000 कर्मचारियों की नौकरियां चली गई। इनमें से अकेले 12,000 से ज्यादा नौकरियां भारतीयों की गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के दौरान इन कंपनियों ने खूब कमाई की, लेकिन आर्थिक मंदी के चलते स्टार्टअप्स को भारी आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है। लिहाजा स्टार्टअप सेक्टर के लिए बाजार से पैसे निकालना काफी मुश्किल हो गया है।
फंडिंग इनके लिए थोड़ी मुश्किलें हो गई हैं और मजबूरन कंपनियां कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल रही हैं। मंदी का शिकार होने वाली कई बड़ी कंपनियां हैं। इसमें ओला, अनअकैडमी, वेदांतु, कास्ट 24, मोबाइल प्रीमियर लीग, यूनिकॉर्न को भारी आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। इन कंपनियों के अलावा ब्लिंकिट है, बाइजूस है, व्हाइट हैट जूनियर है, जूनियर टॉपर, फार आई, ट्रेल जैसे स्टार्टअप कंपनियों ने अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर का दरवाजा दिखाया। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय स्टार्टअप सेक्टर में फंडिंग विंटर के माध्यम से नेविगेट करने के लिए 60,000 से ज्यादा नौकरियों का नुकसान हो सकता है। और साल 2022 में जो इनका पुनर्गठन होगा और दोबारा जो लागत आएगी उसमें कटौती के नाम पर कम से कम 50,000 स्टार्टअप्स कर्मचारियों को निकाल दिए जाने की संभावना है। जबकि कुछ स्टार्टअप को लाखों का फायदा भी हो रहा है, बहुत ये फायदेमंद भी हैं। इनके साथ ही वैश्विक कंपनियां जो ग्लोबल कंपनीज हैं जैसे कि नेटफ्लिक्स है, इसके अलावा जो फिनटेक्स हैं, रॉबिनहुड है, इसके अलावा कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कई तरह के संकटों से जूझ रहे हैं और उन्होंने भी अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। तो कुल मिला के स्टार्टअप कल्चर में सिर्फ इंडिया में ही नौकरी नहीं गई है बल्कि ये ग्लोबल फिनोमेना हुआ है। अब सवाल ये है कि स्टार्टअप में नौकरी जितनी तेजी से मिलती है, जितनी जल्दी मिलती है, कहा जाता है कि स्टार्टअप सबसे ज्यादा टैलेंट को सबसे जल्दी पहचानते हैं और उन्हें सबसे तेज ग्रोथ ऑफर करते हैं और ऐसा हुआ भी। लेकिन क्या वहां से नौकरी जाने की रफ्तार भी उतनी ही तेज है? इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टीम लीज डिजिटल के बिजनेस हेड मुनीरा लोलीवाला मौजूद हैं। मुनीरा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट हम देख रहे हैं, क्रंच बेस से लेकर तमाम ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं जो बताती हैं कि हजारों नौकरियां, 20,000 से ज्यादा नौकरियां पिछले 6 महीने में जा चुकी हैं पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम की अगर हम बात करें। तो अब जो कैंडिडेट्स हैं वो यही पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में इतनी तेजी से नौकरियां भी जाती हैं जितनी तेजी से मिलती हैं स्टार्टअप में? सवाल सही है। इसके काफी सारे पहलू हैं। अगर हम बात करें स्टार्टअप इकोसिस्टम की, किसी भी फाउंडर या ओनर के लिए, खासकर जितने फाउंडर्स या ओनर्स को हम इंडस्ट्री में हिंदुस्तान में जानते हैं, वे काफी इमोशनल है। इसलिए उनके लिए किसी को काम से निकालना काफी दुखद होता है। अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो तकरीबन 3 लाख के करीब फॉर्मल रोजगार लोग हायर हुए हैं और इनफॉर्मली बात करें तो तकरीबन 25 लाख से भी ज्यादा लोग हायर हुए हैं, जहां आप ड्राइवर, डिलीवरी, थेरेपिस्ट, इन कैटेगरीज को आप रखेंगे। पिछले 2 सालों में ही 50,000 से लेकर के 1 लाख तक के लोग हायर किए गए हैं इसी इंडस्ट्री में, सिर्फ फॉर्मल जॉब सेक्टर में। जाहिर में अगर हम देखे जाएं तो मार्केट करेक्शन होना जरूरी होता है, एक पॉइंट है। डिस्पैरिटी जिसे हम कहते हैं, असमानता कहेंगे, जैसे कि आपने बताया सैलरी, एज, आपके पगार तथा आपकी उम्र तथा आपके तजुर्बे में, उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है और वो करना ही होगा। तो ये वो फेज है। नौकरी जाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता, ना एम्प्लॉई के लिए, ना कर्मचारी के लिए, ना जो उन्हें उपयोगकर्ता के लिए जो उन्हें एम्प्लॉय करते हैं। किंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं उन लोगों की, उन युवाओं की, जैसे कि आपने भी बताया, जिन्होंने लास्ट 2 से 3 साल में काफी जॉब चेंजेस किए, काफी उन कंपनीज को पसंद किया जो ज्यादा सैलरीज पे करते हैं, जो ज्यादा तेजी से दौड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब एक ग्रोथ या एक एवोल्यूशन फेज कंप्लीट किया जाता है तो एक रिकरेक्शन की आवश्यकता होती है, जो फिलहाल हम देख रहे हैं। जितने लोग हायर किए गए हैं उसका अगर हम एग्रीगेट परसेंटेज देखें तो तकरीबन 10% या शायद उससे भी कम होगा जितने लोगों की जॉब्स जाने की बात कर रहे हैं हम। किंतु अगर हम बट मुनीरा, अगर हम देखें, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस अनुपात में लोगों को नौकरियां मिली हैं और जिस तेजी से मिली हैं उसमें करेक्शन आना स्वाभाविक है। लेकिन ये करेक्शन जो है इसका वॉल्यूम स्वाभाविक नहीं रखता। हो सकता है कि आप धीरे धीरे छटनी जब करते, लेकिन आप अखबार उठा के देखिए, रिपोर्ट्स उठा के देखिए, बीते 6 महीनों में जितने बड़े स्टार्टअप्स, मैं सबका नाम यहां पर लूंगा तो बहुत देर हो जाएगी, आप देखिए एक साथ छटनी, मास छटनी। तो ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं
ये क्यों है? क्या हम स्टार्टअप में ऐसा इकोसिस्टम नहीं बना सकते कि जिसमें एक बीच में कहीं शॉक एब्जॉर्बर लगा हुआ हो? जो वर्कफोर्स है जो मार्केट में, उसके लिए हमेशा से ये शॉकिंग क्यों रहता है कि आज एक, जैसे बहुत सारी कंपनी के बारे में हमने सुना है कि एक कॉन कॉल हुई और कॉन कॉल के बाद अचानक से बता दिया गया कि अब आप नहीं है। एक कॉन कॉल में ये सब हो जाता है, तो वो बीच में एक शॉक एब्जॉर्बर क्यों नहीं है? और एक साथ ये जो मांस छटनी का जो ये जो चलन है, ये क्यों है? आप जो कह रहे हैं वो कुछ हद तक सही है। संपूर्ण जो बात है वो सही नहीं है। जब हम मांस छटनी की बात करते हैं तो उसकी ओवरऑल रेशियो क्या होती है जो उस क्षेत्र में हायर्ड है। हम 30 लाख लोगों की बात कर रहे हैं जो इस क्षेत्र में आज की तारीख में एम्प्लॉयड है। अगर हम उसके परसेंटेज की बात करें तो वो 10% से भी कम की मांस छटनी की हम बात कर रहे हैं इस समय। जो हम बात करें शॉक एब्जॉर्बर की, इसमें काफी सारे पहलू होते हैं, क्योंकि आप अगर जिस स्पीड से हमने टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किया, आज भी जितनी जरूरत हमें फास्ट पेस टेक्नोलॉजी की है, जो प्रीवियसली हमें 2 साल या 3 साल पहले थी, जब कोविड की महामारी में हमने जिस तरह से इंडिया ने टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन को अडेप्ट किया, उस स्पीड की कांस्टेंट आवश्यकता आगे भी रहेगी। ये एक एवोल्यूशन है। जितने स्टार्टअप्स में लोग एम्प्लॉयड हैं जो आज किसी ना किसी वजह से ले ऑफ्स या छटनी का शिकार हो रहे हैं, वो उसी तरह दूसरे स्टार्टअप्स में अपने जॉब को पा सकते हैं, क्योंकि वो एक साइकिल है, ये एक चक्र है। इंडिया में स्टार्टअप्स का जो फ्लो है या देश विदेश में जो स्टार्टअप्स का जो फ्लो है, वो किसी भी मात्रा से कम नहीं होने वाला। ये आपने अच्छी बात बोली। मैं यहीं पे आपसे पूछना चाहूंगा कि सपोज 20-22 हजार, आप क्योंकि इंडस्ट्री को देख रही हैं, पूरा समझ रही हैं, 20-22 हजार लोगों का जिनका हम रिपोर्ट्स के हवाले से जिक्र कर रहे हैं, अगर बाय द वे इतने लोगों की नौकरी गई है, अब वो छटनी में गई या स्टैंडअलोन गई, उसको छोड़ देते हैं, इसमें से कितनी जल्दी वापस जॉब में आ गए होंगे या आने का उनको मौका मिल रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में? मैं ये कहना चाहूंगी खासकर युवाओं से कि अब किसी भी तरह की जल्दी ना करें, वास्तविकता की जांच करें, थोड़ा समय ले, थोड़ा सोचे, अपने करियर को इंपॉर्टेंस दे, ना कि अपनी एनुअल इनकम को। अगर वो देखना चाहे तो सिवाय टेक के बहुत सारे टेक्निकल एरियाज हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, यहाँ तक के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो जॉब ग्रोथ और ओवरऑल मार्केट ग्रोथ बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, जहां जॉब्स पाए जा सकते हैं और काफी सारी स्टेबिलिटी के साथ जॉब्स पाए जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना होगा कि अगर हम देखें तो जो बेस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, उन्हें काफी कम समय में ही काफी सारे क्षेत्रों में जॉब मिलने की पूरी संभावना है। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस महत्वपूर्ण मसले पर विश्लेषण दिया अपना और हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक तरफ स्टार्टअप में नौकरियां जा रही हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मौके भी बन रहे हैं आपके लिए। DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड ने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट जारी की है जहां स्टार्टअप शुरू करने वाले नए उद्यमियों के लिए अच्छा माहौल है। अब जिसमें गुजरात शामिल है, इसमें मेघालय है और कर्नाटक जैसे राज्य शामिल हैं। इसके अलावा इस लिस्ट में केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और तेलंगाना को टॉप परफॉर्मर के रूप में रखा गया है। अगर आप नया स्टार्टअप बिजनेस शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो इन राज्यों में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सोमवार को राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है। इसमें कुल 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। उन्हें 5 कैटेगरीज में रखा गया: बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स और इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये रैंकिंग उभरते उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए दी गई थी। और आइए बात बाजार की कर लेते हैं। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार तेजी के साथ बंद हुए। बाजार आखिरी घंटे में मजबूती के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 327 अंक चढ़कर 53,234 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 83 अंक उछलकर 15,835 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो यहां 400 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिली और बैंक इंडेक्स 33,940 के स्तर पर बंद होने में कामयाब रहा।
चलिए, और मार्केट में पूरे एक्शन पर इस वक्त और ज़्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आप बताइए, हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई है, अब आगे किस तरह का आपका आकलन है चाल को लेकर? नहीं, आज जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफी हेल्दी था। वैसे एक चीज अच्छी थी कि नीचे होके जब मार्केट ऊपर की तरफ बंद होता है और अपने ऑलमोस्ट हाइज के आसपास बंद हुआ, तो मुझे लगता है कि ये काफी हेल्दी है। और 15,800 एक अच्छा लेवल है, उसके आसपास ऊपर होके बंद होता है तो सही था। और कुल मिला के ये क्लियर है कि फ्राइडे के दिन भी नीचे था और फिर वापस से बढ़िया मेकअप हुआ, तो एंडिंग भी अच्छी हुई है और आज हैप्पी बिगिनिंग भी है। और मुझे ऐसा लगता है जो FMCG जो कि डिफेंसिव स्टॉक्स है वहां पे अच्छी चाल थी आज। HUL, ITC, इन सब ने जबरदस्त माहौल बनाया। IT हालांकि कमजोर था, बट ऐसा लगता है कि IT भी अब ज्यादा कमजोर नहीं रहेगा। जिस तरीके से करेंसी कमजोर हो रही है, रूपी और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो इन IT कंपनीज को फायदा मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्फोसिस अगुवाई कर सकता है। हालांकि आज TCS नेगेटिव था काफी, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि डिफेंसिव सेक्टर्स में बने रहना चाहिए। और ऑटो इंसुलरीज अच्छा कर रहे हैं और सर्टेनली ऑयल एंड गैस में थोड़ा सा पेन ज्यादा है, बट मुझे लगता है कि कहीं वो भी अब डिस्काउंटेड हो चुका है। सो ओवरऑल एक्सुबरेंस तो मैं वापस से वही कहूंगा कि बहुत ज्यादा एक्सुबरेंस के साथ बहुत ज्यादा बाइंग नहीं करें। होल्ड वाली स्ट्रेटेजी ज्यादा अच्छी है। माइनस के लिए भी अपॉर्चुनिटीज अब है नहीं सेल साइड में, तो इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट भी यहाँ से आ सकती है कल के लिए। और आज US मार्केट्स बंद है तो कोई विशेष क्लूज भी नहीं रहेंगे ग्लोबल मार्केट्स के, तो मेरे हिसाब से बने रहें और डिप्स पे थोड़ी बहुत खरीदारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका। अगर आप रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपकी यात्रा बेहद सुखद होने वाली है, क्योंकि स्टेशन और ट्रेन की साफ सफाई के लिए रेलवे ने जबरदस्त प्लान बनाया है। इससे न सिर्फ रेलवे साफ सुथरी होगी, बल्कि रेलवे का 1200 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा खर्चा भी बचेगा। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे को सबसे बेहतर और सबसे सस्ती यात्रा के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे सिर्फ साफ सफाई में करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च कर देती है। खासतौर पर लोग गुटखा और पान खाकर कहीं भी थूक देते हैं। ऐसे में रेलवे एक नया प्लान लेकर आई है, जिससे न तो गंदगी होगी और न ही रेलवे को 1200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नए प्लान के तहत 42 स्टेशन पर वेंडिंग मशीन और कियोस्क लगाए जाएंगे। रेलवे की ओर से इस वेंडिंग मशीन में 5 और 10 रुपए तक के स्पिटरन पाउच दिए जाएंगे। कई जगहों पर यह सुविधा शुरू भी हो गई है। रेलवे के 3 जोन पश्चिम, उत्तर और मध्य रेलवे ने इसके लिए नागपुर के एक स्टार्टअप इजी पेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस पीकदान की खासियत यह है कि इसे कोई भी शख्स आसानी से अपनी जेब में रख सकता है। इन पाउच की मदद से यात्री बिना किसी दाग के कहीं भी थूक सकता है। बायोडिग्रेडेबल पाउच को 15 से 20 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ये थूक को ठोस पदार्थ में बदल देता है। एक बार इस्तेमाल होने के बाद इन पाउच को मिट्टी में डाल दिया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से घुल जाते हैं। यानी इस पाउच का इस्तेमाल करने के बाद प्रदूषण का खतरा भी नहीं रहता। बता दें कि नागपुर की स्टार्टअप कंपनी ने स्टेशनों पर इन वेंडिंग मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर कहें तो रेलवे के इस नए प्लान के तहत न तो गंदगी होगी और न ही रेलवे को सफाई के लिए 1200 करोड़ खर्च करने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी के साथ ये था आज का इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा #ZIndia360 पर। नमस्कार।